ये कहानी है बारिश का कहर। आज की कहानी है रुद्रपुर के पास बसे गांव मोहनपुर की, जहां पर हीरा अपने परिवार के साथ रहा करता था। हीरा के परिवार में उसकी पत्नी उषा के साथ उसका बेटा पिंकू भी रहा करता था। हीरा और उसकी पत्नी स्वभाव से बेहद ही विनम्र थे। वो गांव में हर किसी की मदद किया करते थे, लेकिन गांव के लोग उन्हें सिर्फ अपने काम के लिए याद किया करते थे। लेकिन उस पूरे गांव में कोई भी हीरा और उषा की इज्जत नहीं किया करता था। अरे ओ उषा, तू आज क्यों आई है? तुझे आज किसी ने बुलाया था क्या, जो मुंह उठाकर चली आई? भाभी जी, आपके यहाँ पिछले 15 दिनों से आपकी मदद करने आ रही थी। आपकी बेटी राधा की शादी है और कल ही आपने पूरे गांव को सत्संग के लिए बुलाया, तो मैं भी चली आई। हाँ, पूरे गांव को बुलाया, लेकिन मैंने तुझे बुलाया क्या? हाँ, आपने बुलाया नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आप भूल गई होंगी और भगवान के सत्संग में किसी का बुलावा मायने नहीं रखता, इसलिए मैं चली आई। ज्यादा होशियार ना बन उषा, शांति से अपने घर जा। आज मेरे यहाँ अपने गांव और पड़ोसी गांव के सारे धनवान लोग आएंगे। तेरी औकात नहीं है उनके बराबर बैठने की। मेरी नाक कटवाई की क्या? ठीक है भाभी जी, माफ कीजिएगा, गलती हो गई है। इतना कहकर उषा चल देती है। और सुन उषा, मुझे पता है तू यहाँ खाने के लिए आई थी, तो जब पूरा गांव खाना खा ले तब आके खाना ले जाना। ठीक है। लेकिन तभी उसे दरवाजे पर हीरा के आने की आहट होती है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपने काम में लग जाती है। लाओ उषा, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। फिर मुझे सरपंच जी के यहाँ काम करने जाना है। लाती हूँ जी। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। मैं ईश्वर का रोज शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे भोजन दिया और साथ में उस भोजन को इतना स्वादिष्ट बनाने वाली जीवन संगिनी भी दी। लेकिन उषा का ध्यान तो हीरा की बातों पर था ही नहीं। वो अपनी ही बातों में उलझी हुई थी। उषा उषा, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आखिर बात क्या है जो तुम इतनी गहनता से सोच रही हो? तभी उषा का ध्यान टूटता है। क्यों जी, एक बात बताओ, हम अगर गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गया था कि आज फिर किसी ने तुमसे कुछ कहा है। तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो उषा। आज हमारा नहीं है तो क्या, कल हमारा जरूर होगा। और देख लेना, जल्दी ही हमारा अच्छा समय भी आएगा। हाँ, मुझे भी अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज जिस माता रानी के सत्संग में जाने से मुझे मेरी पड़ोसन ने रोका है, एक दिन वो होगा जब वो खुद मेरे घर चलकर मुझे बुलाने आएंगी। अच्छा चलो, अब मैं काम पर चलता हूँ और तुम अपना और पिंकू का ख्याल रखना। मैं जल्दी ही आता हूँ। इतना कहकर हीरा सरपंच जी के यहाँ काम करने के लिए निकल जाता है। आ गए तुम हीरा, वाकई में बड़ी मोटी चमड़ी के हो। अरे काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो, कल ही मुनीम जी से कहकर तुम्हारा हिसाब करवा देता हूँ। क्या हुआ मालिक? मैं तो अपना काम ठीक से करता हूँ, समय पर आता हूँ, समय पर जाता हूँ। आखिर क्या भूल हुई मुझसे? अच्छा, बड़े सीधे बन रहे हो। अरे बोला था ना कि कल ये 100 बोरे पूरे अंदर गोदाम में लगा देना, लेकिन ये 10 बोरे बाहर क्यों पड़े रह गए? मालिक, मैं कल रात को 8 बजे तक ये सारे बोरे रख ही रहा था कि लेकिन तभी अचानक से बिजली चली गई। तो मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन नहीं आने पर मैं घर चला गया। क्यों, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे क्या? मालिक, मेरी पत्नी मेरे घर पहुंचने पर लाए हुए राशन से ही भोजन बनाती है, इसलिए मैंने जाना उचित समझा। इसकी जुबान बहुत लंबी हो रही है, आज से तेरी पगार आधी करवाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, ये तो मुझ पर घोर अन्याय होगा। इतना कहकर सरपंच जी वहां से बिना कुछ सुने चले जाते हैं। मालिक, मेरी आज की दिहाड़ी। क्यों, तुमको सीधी भाषा समझ नहीं आती है क्या? जब हम तुमको सुबह कह दिए थे, फिर भी तुम अपनी दिहाड़ी मांगने चले आए। अभी यहाँ से जाते हो या फिर तुम्हारा काम ही बंद करवा दूं? नहीं मालिक, ऐसा नहीं कीजिए। और रोते हुए हीरा सरपंच जी की कोठी में से निकल जाता है। आज मेरे ईश्वर ने मेरा कुछ और ही इंतजाम कर रखा होगा। अभी हीरा सोचते हुए कुछ ही कदम आगे बढ़ा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। बेटा, बेटा, जरा मेरी मदद करो बेटा। क्या हुआ माई?
आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ बेटा, जरा मेरी ये पोटली मेरी जगह तक पहुंचा दे। हाँ माई, क्यों नहीं। लाओ, ये मुझे दे दो और आप धीरे धीरे मेरे पीछे चल कर आ जाओ। हीरा धीरे धीरे बुढ़िया से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी माई, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आपको जाना कहाँ है। तभी हीरा पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं था। अरे वो माई कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अब ऐसे में मैं ये पोटली रास्ते पर रखकर भी नहीं जा सकता। कहीं कोई ले गया तो अब तो रात भी हो चली है। चलो मैं ये घर ले चलता हूँ। मेरी पत्नी मुझे जरूर सही सलाह देगी। अरे, आज तो लगता है कि सरपंच जी ने आपके ऊपर बड़ी ही मेहरबानी की है। इस पोटली में क्या है? फिर हीरा उषा को रास्ते में हुई सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उषा भी अचंभे में पड़ जाती है। फिर मुझे समझ ही नहीं आया, इसीलिए मैं ये घर लेकर चला आया। अब तुम ही बताओ कि मैं इस पोटली का क्या करूं। कोई नहीं, अभी इसे यहीं एक तरफ रख देते हैं। तब तक आप जाकर हाथ मुंह धो लो और जो भी राशन लाए हो वो मुझे दे दो। लाओ, जल्दी से मैं खाना बनाना शुरू तो करूं। वैसे ही आज बहुत देर हो गई है। हाँ पिताजी, मुझे भी बड़े जोरों से भूख लगी है। माँ, मुझे तो आज हलवा खाना है। बड़े ही दिनों से आपने कुछ भी मीठा नहीं बनाया है। पिंकू की बात सुनकर हीरा उदास हो जाता है। क्या हुआ पिंकू के पापा? कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप? पिंकू की माँ, आज सरपंच जी ने मुझे कोई दिहाड़ी नहीं दी है और आगे के 15 दिन भी मुझे कुछ नहीं देने वाले हैं। क्या? ऐसा क्यों? लेकिन अगर ऐसा सच में हुआ तो हम क्या खाएंगे फिर? तभी पिंकू देखता है कि उस लाई हुई पोटली में से कुछ बाहर निकल रहा है। माँ, देखो, इस पोटली में से कुछ बहकर बाहर आ रहा है। आपको ये पोटली खोलकर उसे सही कर देना चाहिए। अरे, ये तो घी जैसा कुछ है। वैसे तो मुझे ये पोटली खोलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर मैंने ये नहीं खोली तो ये सारा यहीं फैल जाएगा। हाँ, खोलकर ठीक कर दो। जैसे ही उषा पोटली खोलती है तो पूरे घर में उस पोटली में रखे सामान की महक फैल जाती है। माँ, इसमें तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। मुझे खाना है। ये कहकर पिंकू बड़े जोर जोर से रोने लगता है। सुनिए जी, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। ऊपर से आज घर में खाने का कुछ भी एक दाना तक नहीं है। लेकिन ये बहुत गलत बात होगी ना उषा। अगर वो बूढ़ी माई मुझे कहीं से ढूंढती हुई आई तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो आज नहीं आई तो इसमें रखा सारा खाना ना तो कल उनके किसी काम का होगा, ना ही हमारे। देखिए जी, अब तो तूफान भी आ रहा है, उनका आना नामुमकिन सा ही है। और पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो बूढ़ी माई नहीं बल्कि मेरी माता रानी थी, जो आपकी मदद करने आई थी। ये सुनकर हीरा एकदम सोच में पड़ जाता है। अब मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि मुझे जहां तक आज वो बूढ़ी माई मिली वो घने जंगल का रास्ता था, जहां मुझे कोई भी नहीं मिलता है, खासकर शाम के वक्त। चलो अब हम ये भोजन खा लेते हैं। अरे वाह, इसमें तो हलवा भी है, जो कि आज पिंकू को खाना था। लो भाई पिंकू, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो गई है। वो तीनों खाना खाकर बैठे ही थे कि तभी तेज तूफान और बारिश के कारण उनका कच्चा मकान जोर जोर से टपकने लगता है। उषा, जल्दी से एक और पतीला लाओ, वहां उस तरफ रखो। तीनों जैसे तैसे करके रात बिताते हैं। सुबह होते ही हीरा अपनी पत्नी उषा से कहता है। मैं क्या कहता हूँ, हमें अपने भाई के घर जाना चाहिए, उनसे मदद मांगने। अब अगर आज भी उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो कब करेंगे? ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उनसे कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने बेईमानी से हमारे सारे हिस्सों को हड़प लिया, तब उनको हम पर तरस नहीं आया, तो अब क्या आएगा? चलो तुम पिंकू को भी साथ ले लो। अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। कहिए कहाँ जाना है? मुझे अपने बड़े भाई नरोत्तम जी से मिलना है। हा हा हा, अच्छा मजाक है। सेठ जी तुम्हारे भाई हैं? अरे तुम शक्ल से ही भिखारी लग रहे हो, उनको अपना बड़ा भाई कहते हो। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? कहो क्यों आए हो हीरा? अब क्या जरूरत आन पड़ी? भैया,
आप तो जानते ही हैं कल कितने तेज आंधी और तूफान आया था, जिससे अब मेरे मकान की छत धमकने वाली है। मेरी मदद कीजिए भैया, कहीं कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो जाए। अरे बड़ी अनहोनी तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी जान बड़ी ही अनमोल हो। देखो, अब मेरे से कोई उम्मीद ना रखो भैया, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि माँ बाप के बचपन में गुजरने के बाद आपने ही पिताजी की पूरी खेती और घर पर कब्जा कर लिया। अब मेरे पास ना तो घर है और ना ही खेती। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कब्जा? अपनी जुबान को लगाम दे हीरा। बड़े होने के नाते वो सब संपत्ति मेरी ही हुई ना कि तुम्हारी। चलिए जी, मैं तो कहती थी पहले ही कि यहाँ आना बेईमानी है। चलिए हम अपने घर वापस चलते हैं। तभी नरोत्तम का बेटा वहाँ बड़े ही खूबसूरत खिलौने से खेल रहा होता है, जिसे देख पिंकू मचल उठता है। पिताजी, मुझे भी भैया जैसे खिलौने दिलवाइए ना, मुझे भी चाहिए। हाँ बेटा, दिलवाऊंगा। तेरे भिखारी बाप के बस की नहीं है बेटा। जो खिलौना तू मांग रहा है वो पूरे 50 रुपए का है। चलो, हम तुझे भीख में ही दे देते हैं। भैया, मैंने आज तक तो आपसे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आज एक भाई की हाय है कि कभी इतना गुरूर नहीं करना चाहिए कि आपको कोई बद्दुआ दे। मैं चलता हूँ, लेकिन अब आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। इतना कहकर हीरा, उषा और पिंकू वहाँ से चले जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे उषा, क्योंकि उस घर में रुकना अभी ठीक नहीं है और बारिश भी लगातार हो रही है, जिससे हम छत की मरम्मत अभी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहते कहते हीरा बहुत उदास होकर रोने लगता है। अरे जी, अगर आप ही उदास रहेंगे तो हम फिर दोनों का क्या होगा जी? आप दुखी मत होइए। हाँ पापा, मुझे वो खिलौना नहीं चाहिए। आप मत रोइए। मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे आप ज्यादा सोच विचार मत करिए। मैंने घर के अंदर से जाकर कल वो माई की पोटली का सामान ले आती हूँ। पहले हम लोग उसे खा लेते हैं और फिर आगे का सोचते हैं। उषा पोटली का सामान लाकर घर के बाहर एक पेड़ के नीचे रख देती है और वो तीनों लोग वहीं खाना खा लेते हैं। पिताजी, अब तो मुझे डर लग रहा है। आओ पिंकू, तुम मेरी गोद में आकर सो जाओ, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। पिंकू उषा की गोद में आकर लेट जाता है और थोड़ी ही देर में वो तीनों वहीं आकर अपने घर के बाहर बने पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। अरे ये अचानक इतनी जोर से कहाँ से रोशनी आई मेरी आंखों पर? तभी उसकी निगाह दूर एक कार पर पड़ती है, जिसके पास खड़ा एक आदमी अपने आप को ही बड़ा असहाय महसूस कर रहा था। हीरा उठकर उसके पास जाता है। क्या हुआ श्रीमान? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप इतनी रात गए इस आंधी तूफान में यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं पन्नालाल हूँ। मैं यहाँ नीम करौरी बाबा के आश्रम में दर्शन करने नैनीताल आया था, लेकिन यहाँ रुद्रप्रयाग से गुजरते समय मेरी कार पता नहीं अचानक यहाँ कैसे इस गांव की ओर मुड़ गई और मैं रास्ता भटक गया। मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि तभी तेज बारिश के कारण मुझे ये बड़ा सा गड्ढा दिखाई ही नहीं दिया और ये कार फंस गई। मैंने यहाँ कई लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आपकी सारी परेशानी समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल घबराइए मत। अब मैं आपके साथ हूं ना। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम हीरा है। मैं यहीं इसी गांव में रहता हूँ। वो सामने जो है मेरा घर है, लेकिन तेज बारिश के चलते मेरे घर की छत अब पानी के कारण कहीं गिर ना जाए, इसी डर से मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर उस पेड़ के नीचे सो रहा हूँ। क्या? पेड़ के नीचे? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो इस कठिन समय में आपका साथ दे दे। मालिक जब समय खराब हो तो खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं, फिर ये तो गांव वाले हैं। ये सुनने के बाद सेठ पन्नालाल हीरा से उसके बारे में जानना चाहता है। तब हीरा उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसके भाई ने धोखे से उसका सब कुछ हड़प लिया था। अच्छा साहब रुकिए, समय बीतता जा रहा है। मैं आपको गाड़ी निकालने में आपकी मदद करता हूँ। मुझे पता है कि ये गड्ढा कितना गहरा है और ये किस तरफ से बाहर आएगी। फिर हीरा अपना पूरा जोर लगाकर उस गाड़ी को बाहर निकाल देता है। तब तक उषा भी पिंकू को जगाकर वहां आ जाती है। अच्छा हीरा सुनो, मेरा नीम करौरी बाबा पर अटूट विश्वास है। अब मुझे समझ आ गया कि कैसे मेरी गाड़ी गलती से इस गांव की ओर मुड़ गई।
मैं कुछ समझा नहीं साहब। मेरा गुजरात के सूरत में हीरे का बहुत बड़ा व्यापार है। तुम कल सुबह होते ही अपना सारा सामान बांध लो और मेरे साथ सूरत चलो। तब तक मैं बाबा के दर्शन करके आता हूँ। नहीं नहीं, ये गलती मत करो तुम हीरा, तुम सचमुच के हीरे हो। इतना कहकर पन्नालाल वहां से चला जाता है और अगले ही दिन हीरा भी अपना सारा सामान समेटकर अपनी पत्नी उषा और बेटे पिंकू को लेकर गुजरात के सूरत पहुंच जाता है। वहां की चकाचौंध को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। पिताजी, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैं यहाँ पर अच्छे स्कूल में जाऊंगा ना पिताजी? हाँ बेटा, तू यहाँ बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा। इधर गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि हीरा के घर चोरी करके उसको और उसकी पत्नी बच्चों को कोई मारकर जंगल में फेंक गया होगा। पूरे गांव में कोई भी नहीं था जो उनके बारे में जानता हो। फिर 3 साल बाद मोहनपुर में एक बड़ी सी चमचमाती सी कार आकर रुकती है। उस कार में से एक आदमी सूट बूट पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए उतरता है। उसके साथ में एक महिला और एक बच्चा भी होता है। वो दोनों भी बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहने होते हैं। अरे, ये अपने गांव में कहीं शहर से लोग आए हैं। लगता है कि सरपंच जी के यहाँ के मेहमान हैं। हाँ हाँ, वही लग रहे हैं। लेकिन ये औरत हमारी तरफ क्यों आ रही है? तब तक उषा उनके पास आ जाती है। और श्यामा भाभी, कैसी हो आप? नमस्ते जी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी उषा अपने चेहरे से चश्मा उतारती है, जिसे देख वो दोनों दंग रह जाती है। उषा, तुम? इतनी बड़ी गाड़ी, सुंदर कपड़े, कहाँ डाका डाला है तुम लोगों ने? हम लोग तो सोच रहे थे कि तुम लोगों को चोर मारकर कहीं फेंक गए होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारा पुनर्जन्म ही है। हमने इस गांव के हर एक आदमी की सहायता की, इसलिए ईश्वर ने हमारी सहायता की। और हमारे भाई साहब नरोत्तम जी कैसे हैं? क्या आपको नहीं पता कि वो अब पागल हो चुके हैं? उनका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया। इस सदमे में उनकी पत्नी चल बसी और इस गम में वो एकदम पागल हो चुके हैं। अब तो पूरे दिन गांव में घूमते रहते हैं। कोई अगर उनको कुछ खाने को दे तो वो खा लेते हैं। तभी एक पागल आदमी वहां आकर जोर जोर से आवाज करने लगता है। हाँ हाँ, वो रहे तुम्हारे भाई साहब। हीरा अपने भाई के इस रूप को देखकर रोने लगता है, लेकिन उसे वो दिन भी अच्छे से याद था जिस दिन बारिश का कहर उसके ऊपर टूटा था और उन्होंने भी उसकी सहायता नहीं की थी। बाद में पूरे गांव वालों से मिलकर हीरा और उसका परिवार वापस सूरत लौट जाता है। विजयगढ़ नामक राज्य में राजा सुशासन सिंह राज्य किया करते थे। राजा की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं के राज्य में चंदन और नंदा रहा करते थे। दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। कमाई के नाम पर सिर्फ एक खेत का छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो हर वर्ष खेती किया करते थे। लेकिन अभी कुछ वर्षों से बारिश ना होने के कारण वो बहुत कर्ज में डूब गए थे। भाग्यवान, अगर इस बार भी बारिश का यही हाल रहा तो फिर हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। अरे, ऐसा क्यों कहते हो जी? जब ऊपर वाले ने हमें चोंच दी है तो दाने की व्यवस्था भी दी होगी ना? लेकिन ऐसा सोचते सोचते 3 वर्ष बीत गए हैं नंदा। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो फिर हमारी फसल कैसी होगी? साहूकार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? फसल होना तो बात की बात है जी। पहले तो हमें इस बार पर विचार करना होगा कि इस खेत पर पानी कैसे लाया जाए, क्योंकि हमारा पुराना कुआं तो पूरी तरह से सूख चुका है। अब उसमें पानी की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ नंदा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर हम लोग क्या करें? ऐसे जीवन से तो मुझे मर जाना ही बेहतर लगता है। देखो ना, ईश्वर का कैसा न्याय है। गांव के बाकी लोगों के खेत में उनका कुआं पूरी तरह भरा हुआ है। सिर्फ एक हमारा ही कुआं है जो सूखा पड़ा है और हमें कोई एक बाल्टी पानी भी देने को तैयार नहीं है। हमें एक बार साहूकार के पास चलते हैं और उनसे एक बार फिर से गुजारिश करके देखते हैं, क्योंकि और कोई तो हमारी मदद करने से ना रहा। चंदा और नंदा दोनों राज्य के साहूकार के पास जाते हैं। आ गए फिर से दोनों भीख मांगने? नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कहिए। हम सिर्फ वक्त के मारे हैं। हम किसी से भी भीख क्यों मांगेंगे? बस आप हमारी एक आखिरी बार मदद कर दीजिए।
जैसे ही इस बार फसल होगी, सबसे पहले हम आपका पैसा ब्याज सहित चुका देंगे। अरे फिर पिछले 3 वर्षों का एक फूटी कौड़ी तुम लोगों ने वापस नहीं किया है, अब इस बार का कैसे चुकाओगे, वो भी ब्याज सहित? हमारा विश्वास मानिए साहूकार जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। फिर चंदन और नंदा दोनों जाकर साहूकार के पैर में पड़ जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। ठीक है, मैं अभी मुनीम जी से कहकर तुम दोनों को पैसे दिलवा देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस कागज पर अंगूठा लगाना पड़ेगा, और अगर इस साल तुमने पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी झोपड़ी की सारी जमीन हमारी हो जाएगी। नंदा और चंदन एक बड़ी लाचारी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है जी, हमें इस पर अंगूठा लगा ही देते हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है इस बार बारिश जरूर हमारी फसल अच्छी कर देगी। नंदा और चंदन साहूकार से पैसे लेकर कुछ मजदूरों की मदद से अपने खेत पर एक कुआं खुदवाते हैं और उस कुएं को खुदता देखकर वो बड़े खुश होते हैं। कुछ ही देर में वो कुएं के पानी को देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं। नंदा, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। कुएं का पानी बड़ा ही मीठा और साफ है। अब कल ही मैं जाकर खेतों में बो दूंगा, सिंचाई करना चालू कर दूंगा, जिससे फसल ठीक समय पर आ जाए। हाँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी जी, जिससे हमारा काम सही समय पर खत्म हो जाए। आप अकेले इतना ही काम करेंगे चंदन? नहीं, नंदा भी धूप में परेशान होगी। अब नंदा और चंदन दोनों अपने खेत की तरफ निकलते हैं। आज दोनों बड़े ही खुश थे, क्योंकि उनके अंदर अपने नए कुएं का उल्लास था। तुम बिल्कुल सही कहती हो नंदा, अगर ऊपर वाले ने हमें चोंच दी है तो दाना भी वही देगा। आज मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, बस अब जल्दी से खेत पर जाकर काम करना शुरू करना है। दोनों पति पत्नी खेत पर पहुंचते हैं और वहां वो कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नंदा, कल ही तो हमने देखा कि यहाँ पर कुएं में झरझर करके पानी ऊपर तक आता रहा था, और अब इसमें तो पत्थर भरे हुए हैं। कल शाम को तो हम यही खोद कर गए थे, एक रात में ही ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, ये कतई संभव नहीं है। आखिर इस कुआं का सारा पानी गायब हो गया भला? अभी हम अगर किसी से कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई भला हमारी बातों पर विश्वास क्यों करेगा? चलो हम लौटकर साहूकार के पास चलते हैं, उनसे अपनी पूरी परेशानी को कहते हैं। चंदन और नंदा साहूकार के पास जाते हैं। अरे अब क्यों आ गए तुम दोनों? अरे अभी परसों ही तो पैसे लेकर गए थे। साहूकार जी, हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है जिस पर आपको भी भरोसा नहीं होगा। यूं पहेलियां ना बुझाओ, एक बार में सारी बात बताओ, आखिर ऐसा क्या गजब हो गया तुम्हारे साथ? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने इसलिए तुमसे पहले तुम्हारी झोपड़ी के कागज साइन करवा लिए थे। मैं आज ही अपने आदमियों को भेजकर झोपड़ी को वहां से हटाकर अपने घोड़े के लिए अस्तबल बनाऊंगा। नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए, हम पर रहम कीजिए, हमारी बातों का विश्वास कीजिए। मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमारी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? महाराज, हमारी सहायता कीजिए। साहूकार हमारी झोपड़ी को हटाकर अस्तबल का निर्माण करने जा रहे हैं। लेकिन साहूकार की इतनी हिम्मत कैसे? फिर चंदन और नंदा दोनों महाराज सुशांत सिंह को अपनी आप बीती के बारे में बताते हैं। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कल वहाँ स्कूल में पानी लबालब भरा था, आज उस जगह पर पत्थर ही पत्थर है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में वहां से पानी गायब हो गया और अब सिर्फ पत्थर भरे हुए हैं? महाराज, आप अपने किसी आदमी को भेजकर वहां दिखा लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आप दोनों चंदन के खेत में जाकर देखिए कि आखिर इस परेशानी का क्या कारण है, और साथ ही साहूकार को भी राज दरबार में उपस्थित होने के लिए बुलावा भेजिए। थोड़ी ही देर में साहूकार राज दरबार में हाजिर होता है। प्रणाम महाराज, आपने मुझे याद किया। साहूकार जी, मैंने आपको बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा था। क्या यह सत्य है कि आप चंदन की झोपड़ी वाली जगह को हटाकर
अपना अस्तबल बनाने जा रहे हैं। जी महाराज, ये सत्य है, क्योंकि अभी मुझसे ये परसों ही पैसे लेकर गए थे। अब इनका कहना है कि जहां इन्होंने कुआं बनाया था उस कुएं में अब पानी की जगह कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। हाँ, कुछ ऐसा है, मुझे भी ज्ञात हुआ है साहूकार। इसीलिए मैंने मंत्री जी को उसकी पड़ताल के लिए पहुंचाया है। महाराज जी, अब आप ही बताइए कि ये मुझसे पहले भी 3 वर्ष का कर्ज लिए हुए बैठे हैं। आखिर मैं कब तक इनको इसी तरह मुफ्त में कर्ज देता रहूंगा? साहूकार जी, थोड़ा धैर्य रखिए, हम इस विषय में पता करवाते हैं आखिर इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है महाराज, जब आप बोलेंगे तभी मैं कोई कदम आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपकी बात का मान रखता हूँ। तब तक मंत्री भी अपने आदमियों के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। राजन को मेरा प्रणाम। महाराज, ये बिल्कुल सत्य है कि चंदन के खेत में परसों खोदे गए कुएं में पानी के बजाय सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। मंत्री जी, सेवकों से कहकर चंदन और उसकी पत्नी के भोजन की उचित व्यवस्था कीजिए और कल ही दरबार में हमारे राजपुरोहित जी को हाजिर कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। चंदन और नंदा अपने घर आ जाते हैं और अगले ही दिन महाराज सुशांत सिंह के दरबार में उनके राजपुरोहित को उपस्थित होने का न्योता दिया जाता है। राजपुरोहित जी अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान थे, जो तीनों कालों को एक साथ देखने की क्षमता रखते थे। उन्हें ये सिद्धि कई वर्षों के कठिन तपस्या और साधना के बाद प्राप्त हुई थी। महात्मा जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। हम धन्य हुए जो आप हमारे यहाँ पधारे। बताएं राजन, कैसे याद किया? हमारी कुछ शंकाएं दूर कीजिए राजपुरोहित जी। जी बताएं महाराज। क्या ये संभव है कि कल तक जो कुआं मीठे पानी से लबालब भरा था, आज उसमें सिर्फ कंकड़ और पत्थर भरे हुए हों? महाराज, इस मृत्यु लोक में वो हर बात संभव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में होने वाली हर घटना का जरूर कोई प्रारब्ध होता है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे इस जीवन में जो भी हो रहा है उस बात का आपके पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ कार्मिक संबंध होता है, जिसके आधार पर ये सब घटनाएं घटित होती। आपके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल अगले ना जाने कितने जन्मों तक आपको भोगना पड़ता है। अच्छा गुरुदेव, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। जी राजन, लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? इसके पीछे कौन सी खास वजह है? महात्मा जी, हमारे ही राज्य में रहने वाले चंदन और नंदा, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही अपने खेत में कुआं खुदवाया था, लेकिन कल जब उन्होंने जाकर देखा तो कुएं में पानी का नामो निशान नहीं था। उसमें पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी और कुआं पूरा ऊपर तक पत्थरों से भरे हुए है। ठीक है, मैं इसमें ध्यान लगाता हूँ। तब तक आप उन दोनों पति पत्नी को यहाँ राज दरबार में हाजिर कीजिए। जैसी आज्ञा राजपुरोहित जी। अच्छा, तो तुम दोनों ही हो। आओ बैठो। देखो, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। जैसा मैंने बताया, हमारे वर्तमान जीवन में होने वाली हर घटना का संबंध हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल के आधार पर होता है। हमें आज प्रतीत होता है कि ईश्वर हमें कितने दुख दे रहा है, लेकिन इसका संबंध हमारे पूर्व जन्म से है। ये सुनकर चंदन और नंदा सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैं कुछ समझा नहीं महात्मा जी। चंदन, मैंने अभी ध्यान लगाया, जिसमें मुझे ये ज्ञात हुआ कि तुम पूर्व जन्म में एक साहूकार थे, जो धन धान्य संतान संपत्ति हर तरह से परिपूर्ण थे। फिर एक साल तुम्हारे गांव में अकाल पड़ा, जिसके कारण गांव के लोग भूख और प्यास से परेशान होने लगे और तुम्हारे पास एक उम्मीद से अपनी परेशानी लेकर आने लगे। अच्छा महाराज जी। साहूकार जी, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर डालिए। गांव का हाल बहुत बुरा है साहूकार जी। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। अरे तो हम क्या करें, अकाल तो सबके लिए है ना। जाओ यहाँ से। यहाँ क्या आसमान से अनाज और पानी टपक रहा है?
लेकिन ये जग जाहिर है कि आपकी हवेली में एक कुआं है जो पूरे साल पानी से लबालब भरा रहता है। अगर आप उसमें से कुछ पानी उपलब्ध करवा दें तो। तेरी बुद्धि तो नहीं फिर गई है? अरे चल निकल जा यहाँ से। बड़ा आया मेरे कुएं से पानी पीने वाला। मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहूकार जी, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहूकार अपने आदमियों से कहकर उसको भगा देता है और उसके बच्चे भूख से मर जाते हैं। समय के साथ और परेशानियां बढ़ती हैं, तो गांव के सब लोग मिलकर उनकी हवेली पर जाते हैं और साहूकार जी से पानी और अनाज की मांग करते हैं। साहूकार जी, अगर आप हमें थोड़ा पानी और अनाज दे देंगे तो कोई कमी नहीं आ जाएगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है लड़के? तुम सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? चलो भागो यहाँ से। और फिर साहूकार अपने आदमियों से कहकर सबके ऊपर पत्थर फेंकवाता है, जिससे डरकर सब लोग भाग जाते हैं। अरे मेरे पास तो अभी पानी और अनाज इतना रखा है कि 5 साल भी अकाल पड़े तो मैं आराम से बैठकर खाता रहूंगा। तभी साहूकार का आदमी भी उसके पास अनाज मांगने आता है। मालिक, हम पर भी दया कीजिए, हम तो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, फिर अगर हम भूख से तड़पे तो पूरा गांव हमारे ऊपर हंसेगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम थोड़ा सा अनाज ले जाओ और रोज का बस एक ही मटका पानी मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। जैसा आप कहें मालिक। इधर गांव के लोग बिगड़ते हालात को देखकर गांव को छोड़ने का मन बना लेते हैं और अपना सामान बांधकर गांव से निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है। गांव की एक बूढ़ी काकी उससे आगे का रास्ता पूछती है। बेटा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहन है काकी, लेकिन आप सब इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो? मोहन बेटा, हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। सारे जानवर पानी की कमी के कारण मर गए हैं। हमारे बच्चे भी एक एक करके दम तोड़ आए हैं। इतना कहकर काकी जोर जोर से रोने लगती है। काकी आप रोइए नहीं, मैं इसमें आपकी सहायता कर सकता हूँ। मोहन के मुंह से ये बात सुनकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठती है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जी भाई, बिल्कुल भाई, लेकिन कैसे? आपके पास पानी का कुआं है क्या? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा, मेरे पास पानी का कुआं है जो मीठे पानी से पूरे साल लबालब भरा रहता है। लेकिन बेटे, तुम इस घने जंगल में यहाँ अकेले कैसे रहते हो? क्या तुम्हें कोई जानवरों से डर नहीं लगता? काकी, मेरे पिताजी एक शिकारी थे। इसी जंगल में वो जानवरों का शिकार किया करते थे, पर एक दिन उन पर एक शेर ने हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई। फिर यहाँ पर एक महात्मा जी जंगल में तपस्या किया करते थे। मुझे उनका सानिध्य मिला और मैं उन्हीं के सानिध्य में बड़ा हुआ। बेटा, तेरी माँ वो कहाँ गई? मेरी माँ भी अभी कुछ वर्षों पहले गुजर गई थी और अपने पिताजी के बुरे कर्मों के कारण जिन जानवरों के माँ बाप उनसे बिछुड़ गए थे, मैंने आजीवन उनकी सेवा करने की सोची, तो इस जंगल में रहने वाले सारे जानवर मेरे मित्र हैं। तो क्या हमें कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सब यहाँ निश्चिंत होकर रहिए। गांव के सारे लोग उस जंगल में निश्चिंत होकर रहते हैं और कुछ दिनों में बारिश होने लगती है और सब अपने गांव वापस लौट जाते हैं। तो वो साहूकार जिसने किसी भी गांव वाले को पानी और अनाज नहीं दिया, वो इस जन्म में चंदन बन गया और गांव वालों के श्राप के कारण वो इस जन्म में अनाज और पानी के लिए व्याकुल है। और गांव वालों पर फेंके गए पत्थर ही इस जन्म में तुम्हारे कुएं के पत्थर हैं। साथ ही साथ उस आदमी जिसके बच्चे भूख के कारण मर गए, उसके कर्मों के फल के कारण चंदन के बच्चे नहीं हुए। क्या? ये सुनकर नंदा जोर जोर से रोने लगती है। तो क्या अब हमें आजीवन बच्चे नहीं होंगे? घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं। तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म ही तुम्हें आज यहाँ मेरे समक्ष लेकर आए हैं।
तो अब क्या करना होगा गुरुदेव? जंगल में रहने वाला मोहन ही इस जन्म में वही साहूकार है जो आपकी पिछले 3 वर्षों से मदद कर रहा है। अब आप उस साहूकार को बुलाकर उस कुएं में 11 बाल्टी पानी डलवाओ। कुआं पानी से पहले की भांति भर जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा के आदेश पर साहूकार को बुलाकर उससे 11 बाल्टी पानी चंदन के खेत में बने हुए कुएं में डाली जाती है और कुएं पुनः की भांति भर जाता है। चंदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अब रहने लगते हैं। चंदन और नंदा हर सोमवार गांव के वंचित बच्चों को भोजन कराते हैं और अगले ही 3 महीने बाद नंदा को खुशखबरी मिलती है। तो कहानी भी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।